Hello everyone, this is Kanik Khandelwal. Welcome back on my YouTube channel, The Only Educator. So guys, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट एक साथ जनवरी 1921 में स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने उनका समर्थन किया। तो यहाँ टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट के अंदर कौन कौन से लोग थे जो इस मूवमेंट के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिया। तो हमारा यहाँ टॉपिक है द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी कि मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ? टाउन से, यानी कि सिटीज से। तो सबसे पहले जो टाउन्स के अंदर मिडिल क्लास वाले लोग थे उन्होंने अपना समर्थन दिया, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया। तो इट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। तो सिटीज में यानी कि टाउन्स में सबसे पहले किसने पार्टिसिपेट किया? मिडिल क्लास वाले लोगों ने। अब धीरे धीरे मूवमेंट फैला, तो और किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स। अब इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए अपने जो स्कूल्स हैं या जो भी जॉब्स करते हैं उसको छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गेव अप स्टडीज एंड जॉब्स एंड ज्वाइन मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए इनको जो भी रेस्पेक्टिव जो भी चीजें फॉलो कर रहे थे उनको इन्होंने छोड़ दिया। वैसे भी स्टूडेंट्स को तो मौका चाहिए किस तरीके से पढ़ाई से छुटकारा पाए। तो यहाँ पे क्या करा, स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडीज को और टीचर्स और लॉयर्स ने अपने जॉब को छोड़ दिया और मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ? अब इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं, यानी कि ये सब चीजें तो चली रही थी, अब ऐसा क्या हुआ, क्या क्या इफेक्ट्स थे जो इस मूवमेंट से हुए। तो वो इफेक्ट्स हैं, फर्स्ट हमारा काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास, यानी कि जो प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे वो क्या कर दिए? बॉयकॉट कर दिए गए, लेकिन मद्रास को छोड़कर। अब मद्रास में क्यों नहीं हुए? बिकॉज यहां पर है जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी? जस्टिस पार्टी। अभी अब जो पार्टी है ये कौन है? ये जस्टिस पार्टी के अंदर वो मेंबर्स हैं जो नॉन ब्राह्मण्स हैं। कौन है? जो नॉन ब्राह्मण्स, यानी कि जो वो लोग जो ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आता है। अब ये जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स वाले लोगों की, अब इनको क्या चाहिए था? ये चाहते थे कि हम भी काउंसिल के अंदर आ जाएं, हमको भी थोड़ी पावर मिल जाए जो ब्राह्मण्स को मिलती है, इसलिए इन्होंने क्या करे? इलेक्शंस किए। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा? ये थे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, हम बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। हम क्या चीजें अपनाएंगे? सिर्फ स्वदेशी चीजें। क्या अपनाएंगे? जो हमारे यहाँ पे बन रही है हम उसी चीजों को अपनाएंगे, हम ये फॉरेन गुड्स अब नहीं खरीदेंगे। सेकेंड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। लिकर मतलब ठीक है, तो उसको भी वहां पे भी जाना, ऐसी दुकानों पर जहां पे ये मिलती है, दारू मिलती है, वहां पे जाना इन्होंने बंद कर दिया, छोड़ दिया। एंड थर्ड, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, यानी कि फॉरेन से जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही है, उन चीजों के अंदर ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। किसने? मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने। आप ये कह सकते हो कि लगभग जो भी इंपोर्ट किया जाता था, जो भी सामान इंपोर्ट किया जाता था वो लगभग हाफ हो चुका था। इंपोर्ट एकदम हाफ हो गया था, लोग खरीद ही नहीं रहे थे। लोग क्या खरीद रहे थे? स्वदेशी चीजें। कौन सी चीजें? स्वदेशी, जो हमारे यहां पर बन रही है। फॉर एग्जाम्पल खादी, लोगों का यह मानना था कि हमारे यहाँ पे खादी बनता है, हम खादी पहनेंगे। जो फॉरेन से जो क्लॉथ आ रहा है, जो मिल प्रोड्यूस क्लॉथ आ रहा है, हम उसको नहीं अपनाएंगे। क्लियर? पर अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये मूवमेंट फेल हो गया। क्या हुआ? ये मूवमेंट फेल हो गया। बड़े अफसोस हुआ क्यों? बट दिस मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, यानी कुछ रीजंस की वजह से ये मूवमेंट जो था बहुत स्लो पड़ गया। क्यों पड़ गया? उसके रीजंस देखते हैं। फर्स्ट, खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ, यानी कि जो इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फॉरेन के अंदर जो ब्रिटिशर्स जो अपनी अपनी बड़ी बड़ी मशीन से इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे ना हो रहा था, ना हम कर सकते थे। इसलिए जो हमारा खादी था वो क्या था? काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। क्या था? काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था खादी, तो हर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सेकेंड, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेट अप, बट दीज वर स्लो टू कम अप, यानी कि मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हमें चाहिए होंगे। यानी कि जैसा हमने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट्स ने अपने स्टडीज छोड़ दी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको छोड़ दिया था। टीचर्स, लॉयर्स ने अपने मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए अपनी जो भी रिस्पेक्टिव जॉब्स हैं उनको छोड़ दिया था उन्होंने। तो अब हमको यहाँ क्या चाहिए? उनकी जॉब लगाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन चाहिए जहां पे वो अपना काम कर सके और उनको पैसे मिल सके। पर ये इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए वो लोग होने चाहिए, या हमारे पास यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन हमारे पास अभी
थे नहीं, तो फिर इसलिए हमारा मूवमेंट को सक्सेसफुल हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो इंडियन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे, पर काफी टाइम लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक दिन के अंदर सारी बिल्डिंगें खड़ी हो गई और लोग वहां जाके अपना वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता था। थर्ड, एट लास्ट स्टूडेंट्स टीचर बिगन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। एट लास्ट क्या हुआ, जिसका अफसोस था, लास्टली जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी स्कूल्स वगैरह जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो ज्वाइन कर ली, टीचर्स ने अपनी जॉब वापस से ले ली। अब इसका भी ये कारण ये था क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनको पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो डेली की जो भी उनकी लाइफ स्टाइल होती है वो कैसे फॉलो करेंगे। तो सारी चीजें होती है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये मूवमेंट यहां पर फेल हो गया। क्या हो गया, मूवमेंट फेल हो गया। क्लियर। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो हमारी बात चल रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहां पे था, अभी सिटीज में था, टाउन्स में था। अब ये सिटीज और टाउन से घूमता फिरता कहां पहुंच गया, अब सीधा कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, रूरल एरियाज, गांव वाले क्षेत्र में पहुंच गया भाई, रूरल एरियाज में पहुंच गया। तो अब यहाँ रूरल एरियाज में हम दो लोगों की बात करने वाले। कितने लोगों की, दो। कौन है, पहला है पीजेंट्स एंड सेकंड है ट्राइबल्स। पीजेंट्स यानी फार्मर्स, ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग। किसकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, पीजेंट्स और ट्राइबल्स, यानी कि पीजेंट्स यानी फार्मर्स और ट्राइबल्स यानी आदिवासी, इन लोगों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीजेंट्स की। पीजेंट्स की क्या परेशानी थी, क्या डिमांड्स थी, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। तो अवध जिसको हम आज अयोध्या के नाम से जानते हैं, वहां पे पीजेंट्स के साथ क्या हो रहा था, उनकी क्या डिमांड्स थी और वो क्या चाहते थे, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हायर रेंट्स फ्रॉम पीजेंट्स। तो पीजेंट्स के साथ परेशानी ये हो रही थी कि उनसे हायर रेंट्स मांगे जा रहे थे। क्या मांगे जा रहे थे, हायर रेंट्स, यानी कि उनसे ज्यादा रेंट मांगा जा रहा था। जो भी वो काम करते थे, कौन मांगता था, तालुकदार्स या फिर लैंडलॉर्ड्स। अब ये तालुकदार्स कौन होते हैं, कौन होते हैं तालुकदार्स, जो हमारा जो किंग्स वगैरह होते हैं, जो हमारा मिडिवल पीरियड था उस टाइम में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, उनको तालुकदार्स कहा जाता था। और हम क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स कहते हैं। तो ये जो बड़े बड़े तालुकदार्स हैं, जो रेंट वसूल करते थे या जो टैक्सेस लेते थे, वो तालुकदार्स और ये लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, पीजेंट से हायर रेंट्स मांग रहे थे। अब बेचारे जो पीजेंट्स है, जो फार्मर्स है, वो इतना रेंट चुका नहीं पा रहे थे। तो इसी से रिलेटेड उनकी सारी डिमांड्स थी। वो डिमांड्स अभी हम पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं पहले। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। यानी कि पीजेंट्स को क्या करना होता था, बेगार। अभी बेगार क्या होता है, बेगार का मतलब है कि उन्हें काम भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और उन्हें पेमेंट भी नहीं मिलेगा। वर्क उन्हें करना पड़ेगा पर पेमेंट उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस दो चीज का आपको ध्यान रखना है। बेगार का मतलब है काम करना पड़ेगा आपको पर पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी बात हुई भाई, क्या आप हमसे काम भी करवा रहे हो, पेमेंट भी नहीं दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, पीजेंट्स को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। उनको जो लैंडलॉर्ड्स हैं या तालुकदार हैं, उनकी जमीनों पर उनको काम करना पड़ेगा और पेमेंट भी उनको नहीं मिलेगा। ये तो हो गई उनकी परेशानी वाली बात। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट किया, किसने किया, कैसे हुआ, वो देखेंगे। पर पहले ये समझ लेते हैं इनकी क्या क्या डिमांड्स थी इस चीज को लेकर। तो परेशानी हो रही थी इनको बहुत ज्यादा। अब क्या डिमांड्स थी इनकी, पहली डिमांड ये थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो टैक्सेस ये चाह रहे हैं, जो रेवेन्यू ये चाहते हैं, कौन, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स जो इनसे ले रहे हैं टैक्सेस, रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं ये, उसमें क्या हो, रिडक्शन, यानी कि कमी आए। क्या है, कमी, यानी कि डिक्रीज हो। हम जो भी रेवेन्यू दे रहे हैं, हम जो टैक्सेस दे रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट आना चाहिए कि हम इतना ज्यादा टैक्स या रेवेन्यू इतना नहीं चुका सकते, थोड़ा कम कीजिए। क्लियर। सेकंड आता है एबॉलिशन ऑफ बेगार। एबॉलिशन का मतलब होता है खत्म होना। एबॉलिशन का मतलब होता है खत्म होना। तो खत्म किसको करना है यहाँ पे, बेगार सिस्टम को, कि हमें काम भी करवाया जा रहा है पर पेमेंट भी नहीं दी जा रही है। ये तो कोई बात नहीं होती। हर कोई, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपसे कोई काम करवा रहा है और आपको पेमेंट भी नहीं कर रहा है तो गुस्सा आएगा। तो पीजेंट्स के साथ यही हो रहा था। तो क्या चाहते थे वो, एबॉलिशन ऑफ बेगार। थर्ड आता है सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स।
ऑपरेसिव तो है ही, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, अच्छी बात है क्या ये? अच्छी बात नहीं है। तो क्या होना चाहिए इनका? सोशल बॉयकॉट, यानी कि सोशली इनको एक तरीके से बहिष्कार कर देना चाहिए इनका, कि यहाँ पे नहीं आए, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए यहाँ पे, इनको भेज दिया जाए यहाँ से, हम नहीं चाहते ये हमारे साथ रहे। तो क्या होना चाहिए इनका? सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो 3 डिमांड्स थी उनकी इस मूवमेंट को लेकर कि हम चाहते हैं ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। क्या डिमांड्स थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ बेगार एंड थर्ड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्वराज चल रहा था, जिसकी बात यहाँ गांधी जी ने रखी थी, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं स्वराज को लेकर सभी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे। यानी कि अगर मेरी कोई डिमांड है वो फुलफिल हो जाती है तो मेरे लिए स्वराज का मतलब वो हो गया। अगर कोई और पर्सन है उसकी कुछ और डिमांड है वो फुलफिल हो जाती है तो उसका स्वराज का मतलब वो हो गया। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज नहीं थी कि स्वराज एक्चुअली है क्या, सब अपने ही तरीके से स्वराज का मतलब ले रहे थे। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो बाय अक्टूबर ऑल द किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा, हमारे जो बाबा जी हैं यहाँ पे रामचंद्र जी, एंड फ्यू अदर्स। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ लोगों ने मिलकर एक सभा बनाई जिसका नाम था औध किसान सभा। इसको सेटअप किया और कौन चला रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो कब स्टार्ट की इन्होंने? अक्टूबर में स्टार्ट करी। कब करी? अक्टूबर में। अब क्या हुआ? जैसा कि होता है धीरे धीरे मूवमेंट चलता है, बाद में जाके वायलेंस हो जाता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं और ये मूवमेंट बंद कर दिया जाता है। तो वही हुआ। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 में मूवमेंट स्प्रेड, फैलता चला गया। द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड। आया लोगों को गुस्सा, क्या किया? यहाँ पर जितने भी जो हाउसेज थे तालुकदार्स के, लैंडलॉर्ड्स के, उन पे अटैक कर दिया गया, लोगों ने अटैक कर दिया, बाजार को लूट लिया, जितना भी ग्रेन्स था, अनाज जो भी था, उसको सबको लेके भाग गए। तो ये सारी चीजें पीजेंट्स के अंदर आपको देखनी है, यानी कि पीजेंट्स मूवमेंट अवध में ये सारी चीजें हुई, उनकी क्या क्या डिमांड्स थी और ये मूवमेंट किस तरीके से हुआ। सारी चीजें आपको कहानी की तरह समझनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? सो गाइस, सेकंड टॉपिक में हमने 2 चीजें कवर अप करी है यहाँ पे, मूवमेंट इन द टाउन्स एंड रिबेलियन इन द कंट्री साइड का फर्स्ट पार्ट, यानी कि पीजेंट्स का मूवमेंट क्या था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राइबल्स यानी जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने मूवमेंट क्यों किया, उनकी क्या डिमांड्स थी, क्या परेशानी हुई, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।